छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2009। असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी का व्याख्यात्मक हल आपके लिए दिया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? अंक दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। 0 को मिलाकर कुल इनकी संख्या 10 हो जाती है, जो संसार में सर्वाधिक प्रचलित अंक प्रणाली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। उदाहरण दिए गए हैं, आपका दौलत खाना कहाँ है? श्रीमन किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं? कैसे कृपा की? मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। मेरा गरीब खाना वही है। तो ये जितने भी है सब नम्रता सूचक को प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें वाक्य में आपका, श्रीमान, कृपा, पवित्र, गरीब खाना आदि शब्दों के द्वारा विनम्रता प्रकट हो रही है। निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है? शब्द है मुकुट से मऊर, नुपुर से नेउर, मुकुल से बौर। ध्वनि परिवर्तन का कारण है स्वर का विषमीकरण। व्याख्या देख लेते हैं। उक्त में ध्वनि परिवर्तन का कारण स्वर विषमीकरण है। समीकरण का उल्टा विषमीकरण है। जब दो निकटस्थ समान ध्वनियों में से एक बदल जाए तो उसे विषमीकरण कहते हैं। इसके लिए इसके भी स्वर और व्यंजन तथा फरोगामी पश्चगामी भेद होते हैं। स्वर विषमीकरण देख लीजिए। फरोगामी विषमीकरण, इसके अंतर्गत पुरुष का पुरुष, तिलक, टिकली। पश्चगामी विषमीकरण में मुकुट मऊर, बकुल बौर, नुपुर नेउर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में सी विकल्प सही है। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी आती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? तो यह स्वर पहले आता है इसमें, बाद में व्यंजन। और भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। इसमें स्वर पहले तथा व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से, यानी 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी या देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट, जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के थे, कि एक शिलालेख में उल्लेख हुआ है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? तो विकल्प में है, जैसे पहला विकल्प सही है, हाफ दिया गया है, और नाइफ। तो इसमें हाफ में एल जो है मूक है, और नाइफ में के जो है ये मूक वर्ण है। अर्ध संकोच क्या होता है? तो देखिए इसमें डी विकल्प सही है। पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। ये अर्थ संकोच व्याख्या देख लेते हैं। जैसे पहले मृग सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, कालांतर में केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होने लगा। अगला प्रश्न है, जिसके माध्यम से राजकाज या राजकार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार, वह कौन सी भाषा कहलाती? तो राजभाषा कहलाती है।
हिंदी में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं: तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। तो ये सभी शब्द जो है फारसी भाषा से लिए गए हैं। देशज का क्या अर्थ है? तो देशज का अर्थ है अपने देश में उत्पन्न जो शब्द हैं, न कि विदेशी, न तत्सम और न तद्भव। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं, लोटा, डिबिया, खिड़की, चिड़िया, जूता, ये सब देश शब्द हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? तो इन्होंने आदिकाल नाम दिया। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो सही उत्तर है ज्ञान। व्याख्या देखिए, संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमैनी। आगे देखते हैं अन्य प्रश्नों को। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर है चेतावनी का, कुसंग का, माया, कनक, कामनी और कपट का। इन विषयों का इन्होंने उल्लेख किया है। किस समीक्षक ने कहा, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो यह कथन श्याम सुंदर दास जी का है। जागो जे हरि को भजो, मो मनि मोही आस, हरि बिच घाते अंतरा, माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है? तो सही उत्तर है क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है, इसलिए इसे विश्वासघातनी कहा गया। भ्रमण गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? सही उत्तर है इसमें सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता है। यह रचना सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है कूट पदों में। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो यह उपालंब काव्य है। शुंभ निशुंभ कुंभीश रणकेशरी, क्रोध वारिश अरविंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ कौन है? तो ये दो राक्षस हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो यहाँ पे इनकी भक्ति दास्य भाव की है। व्याख्या देख लीजिए, विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा रचित है, यानी ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ देख लें: रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, बैरवे रामायण। निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? काल, अतिकाल, कलिकाल, व्यालादि, खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्म भारी, सकल लोकांत, कल्पांत, सुलाग्रकृत,
दिग्जाव्य गुण नित्यकारी। तो इसमें भैरव रूप शिवा का स्तुति की गई है। और यह पंक्ति तुलसी कृत विनय पत्रिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने के लिए खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि रोए हंसे डैश दिया डॉट डॉट है जगह हैं, तो रोए हंसे उन्माद जगह हैं, ये आएगा। आगे प्रश्न देखते एक और है, रिक्त स्थान यहाँ भी बताना है, भरना है। भोरे ते सांझ लो डॉट 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 है निहारती बावरी नेकु न हारती। तो यहाँ पे कानन और पूरा क्या होगा, भोरे ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक नु हारती। इस प्रकार यह पंक्ति पूरी हो जाएगी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि सही उत्तर है क्योंकि श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का प्रमुख विषय है। व्याख्या देख लीजिए। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का प्रमुख विषय है। कहीं कहीं वीर रस की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, परंतु अधिकतर श्रृंगारिक रचनाओं की ही इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर है श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसे महाकाव्य का दर्जा मिला हुआ है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। रिक्त पंक्ति पूरा करना है। कहा आगंतुक ने सस्नेह खाली जगह है हार बैठे जीवन का दांव जीतते मर कर जिसको वीर। यहाँ पे पंक्ति को पूरा करना है, तो यहाँ हो जाएगा अरे तुम इतने हुए अधीर। ये इस पूरी पंक्ति को पूरा करेगा। अरे तुम इतने हुए अधीर, ये इस पंक्ति को पूरा करता है। आगे देख लेते हैं। यहां भी पंक्ति को पूरा करना है। पंक्ति है हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। तो यहाँ पे क्या पंक्ति आएगी? एक लंबी काया उन्मुक्त। क्या आएगी? एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इस प्रकार यह पंक्ति पूरी हो जाएगी। यहां भी पंक्ति को पूरा करना है। काफी प्रसिद्ध पंक्ति है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो यहाँ पे विजयनी मानवता हो जाए, ये पंक्ति को पूरी करती है। आगे देखते हैं। कवि और कविता का नाम बताना है। यहाँ पे मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक काल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। यह पंत की कविता है और परिवर्तन से ली गई है। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? ताज कविता यह प्रगतिवादी का प्रतिनिधित्व करती है। रिक्त पंक्ति लिखे और कविता का नाम भी लिखना है। साड़ी की सिकुड़न से जिस पर शश के रेशम विभा से भर
तो ये होगा, सिमती है वर्तुल मृदुल लहर। यह नौका विहार से कविता ली गई है। और किसकी कविता है? पंत जी की कविता है। यहाँ भी पंक्ति को पूरा करना है। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर। अगली पंक्ति रहा है, क्या है? गजनवी का बाग मनहर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। ये इस प्रकार पंक्ति पूरा हो जाएगा। कविता और कवि का नाम बताना है। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। ये अंतर सलीला कविता है अज्ञे जी की। कवि और कविता का नाम यहाँ भी बताना है। इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। यह भूल गलती कविता है मुक्तिबोध की। रिक्त स्थान पंक्ति को पूरा करना है भरकर। खोजता हूं पठार, तो यहां क्या आएगा? परम, पहाड़, अभिव्यक्ति यहां आएगा, और समुंदर जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई अनिवार्य, अनिवार्य आत्म संभावना। तो इस प्रकार पंक्ति पूरी हो जाएगी। खोजता हूं पठार, परम, पहाड़, अभिव्यक्ति, समंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई अनिवार्य आत्म संभावना। आगे देखते हैं प्रश्न। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो वह कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रिक्त पंक्ति लिखिए, यहाँ पे भरना है, पंक्ति अधूरी है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, क्या है कि पंक्ति? उसकी वेदना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत संगतपुर निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो इस प्रकार यह पंक्ति पूरी हो जाएगी। और ब्रह्म राक्षस कविता किसकी है? यह मुक्तिबोध की है, लंबी कविता है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही में हुआ था। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। यहाँ पे कहा था, महाराज घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इसका गोदान है। अगला प्रश्न है, यह संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूं, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरी थी। यह कथन गोबर ने झुनिया से कहा अपनी पत्नी से। निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है बताना है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो यह गोदान उपन्यास का कथन है। निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास
बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योरियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो यह किस उपन्यास में है? तो यह उपन्यास का नाम है तमस। किसका उपन्यास है ये? तो यह भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। यहाँ पूछा जा रहा है भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो दिलो दानिश इनका उपन्यास नहीं है। यह कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। बाकी वसंती, तमस और कड़ियाँ यह सभी भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1975 ईस्वी में। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किस में हुआ? तो दूरदर्शन टीवी में हुआ था। मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है? तो बिहार के पूर्णिया जिले की है, जिसके लेखक हैं, कौन है ये? रेणु जी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। तो यह डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। यह मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? भगवान भगत। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? तो इसमें ग्रामीण जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? तो इसका नाम है मुग्दल। यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पूर्वगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति तथा स्त्री पात्र हैं इसकी देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। यह संवाद किसका है? कष्ट हृदय की कसौटी है तपस्या अग्नि। तो यह देवसेना का कथन है। यह स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। आगे देखते हैं किसने किससे कहा आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तो यह विजया ने भट्टारक से कहा था। स्कंदगुप्त ही नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? तो यह अनंत देवी ने यह चेतावनी दिया था। अंधा युग के निम्न कथा गायक का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। यह इसका कथानक है। अश्वत्थामा का अर्थ सत्य जो है इसका शीर्षक है कथानक का। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? तो व्यास ने कहा था। यह अंधा युग नाटक से है। धर्मवीर भारती जी का यह नाटक है। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो,
फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, आज यह सारा अभिमान मेरा टूट गया। यह संजय ने कहा। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? यह दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? अगला प्रश्न है। तो वह अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। यह आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। यह नाटक मोहन राकेश जी का है। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ और क्या आशा करते हैं। मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। तो यह आत्मकथन काले सूट वाले आदमी का है। तो यह मोहन राकेश जी का है, आधे अधूरे नाटक से। अगला प्रश्न है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। सर्वनाग का परिचय क्या है? यह अंतर्वेद का विषय पति है। यह स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कुछ स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र, उनका परिचय देख लीजिए। पात्र स्कंदगुप्त ये युवराज है, विक्रमादित्य। कुमारगुप्त मगध का सम्राट। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का कपालिक। धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। आगे देख लेते हैं, श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है? श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। यही मुख्य अंतर है। भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में इसका उल्लेख किया है। श्रद्धा के विषय कौन से हैं? तो यह है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, श्रद्धा और भक्ति। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मुख्य वृत्ति क्या है? तो यह है भावात्मिका। हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुए उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है? तो यह है कविता। अशोक के फूल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी अन्य निबंध संग्रह हैं कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता क्या है? भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उनमें जटिलता कहीं भी नहीं है। साहित्य विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम लिया जाता है। इनके अन्य ग्रंथ हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब।
मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? तो यह व्याख्यात्मक और भावात्मक निबंध शैली है। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। आगे देखते हैं प्रश्नों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण हुआ है? तो उसमें सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण हुआ है। कुछ यहाँ पे ब्लर हो गया, बहुत क्लियर नहीं आया हुआ, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उक्त सूत्र किस आचार्य एवं संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सही उत्तर भरत मुनि के और रस संप्रदाय से संबंधित है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों की कितनी संख्या मानी है? तो इन्होंने 8 रसों की संख्या मानी है। कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं? तो ये हैं भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनके कृत का नाम है काव्यालंकार। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो यह ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ। इसके प्रवर्तक हैं वक्रोक्त संप्रदाय के कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने 6 भेद माना है। कौन से हैं देख लीजिए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? तो अरस्तु ने अनुकरण को काव्य का आत्मा कहा है। इनका समय है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तेखनेस रिटोरिकेस भाषा शास्त्र है, ये पेरिपोइटिकेस काव्य शास्त्र है और वसीयतनामा। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? इन्होंने अनुकर्ता माना है। इनका समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व है। इसने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। इसने आदर्श राज्य में कवियों के बहिष्कार करने की बात कही। प्लेटो के प्रमुख कृतियां हैं इयोन, लॉज, रिपब्लिक, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फ्रेदुस आदि। इनका कथन है दासता मृत्यु से भी भयावक है। किसका कथन है? प्लेटो का। आगे देख लेते हैं। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। ये यूनानी में विरेचन के लिए कैथार्सिस शब्द प्रयुक्त होता है। इनका कथन है कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। विरेचन क्या है? तो विरेचन ये मानव विकारों का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः दुखांत त्रासदी काव्य रूप का विरेचन किया है। दुखांत ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर पूर्णता को विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूषित है। काव्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर उन भावों का उचित विरेचन करे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे को अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं इतावली भाषा में लिखा गया है। ग्रंथ का नाम है एस्थेटिक
यह 2 भागों में है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत है, द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? तो ये आत्मवादी दार्शनिक है। इनकी मान्यताएं क्या है देख लीजिए। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला का अंत प्रज्ञा है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है। सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला और अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना में भेद संबंध है। कला वैयक्तिक है। कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अभिव्यंजनावाद की सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। तो ये यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है? तो स्वानुभूति के कारण। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना गया है? तो यह प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन क्या है? तो 1935 ईस्वी। किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। सोद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला को रचना। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रगतिवादी कवि रागे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो ये नरोत्तम नहीं लिखे, बाकी अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली सभी इनकी रचनाएं हैं। तीन प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। नाम है इनके रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए? तो यह माझी न बजाओ बंसी और वसंती हवा। इनके द्वारा अन्य कृतियां हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार, खरी खरी, मार प्यार की थापे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। अज्ञेय जी ने किया। कुल 4 तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? तो यह शिल्पगत चमत्कार इसमें पाए जाते, ये इसकी मुख्य विशेषता। अन्य विशेषताओं को देख लीजिए। अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, जैसे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो इन्होंने महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी 1918 ईस्वी में। और अंतिम प्रश्न है कि सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन की इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। तो यह 1935 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ये 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आए हुए थे, जिनका व्याख्यात्मक हल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।